जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग आज नई शुरुआत कर रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों देखिए, झारखंड का जो है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 3-4 पोर्शन आते हैं। आपका एक तो आता है स्टैटिक जीके, जिसको कि सामान्य अध्ययन कहा जाता है। तो इस स्टैटिक जीके से अगर आप अगर जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका 30 क्वेश्चन सो पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। तो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा सो अहम रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। अगर आप झारखंड पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी सो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका अगर आप पुलिस के अलावे और कोई भी झारखंड जेएसएससी और जेपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड का, तो उसमें भी स्टैटिक जीके का बहुत ही अहम योगदान रहता है। देखिए दोस्तों, एक स्टैटिक जीके पूछा जाता है, एक कंप्यूटर पूछा जाएगा और एक आपका झारखंड जीके का सो पोर्शन पूछा जाएगा। तो झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन रहते हैं, वहीं स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन और फिर आपका साइंस का सो 20 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आशा करेंगे कि हम लोग हर एक सेक्शन में आपकी मदद कर पाए और आपका सिलेक्शन किसी तरीके से अच्छे ढंग से हो जाए। तो आज हम लोग दोस्तों आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लास्ट तक बनाइए, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको सो मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, और वहीं सो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको टफ भी मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन वहीं आपको इजी टू मॉडरेट में मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ में भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 5 तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो आप हर एक टाइप का जब क्वेश्चन आप बना के यहाँ पे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों इजी, मॉडरेट, टफ और इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ सारे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सो देखना ही पड़ेगा पूरा मॉडल प्रैक्टिस सेट, ताकि आपका एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा से बना रहे और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, ऐसा आपका मार्क्स आ जाए इतना। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट सो में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो मिल रहा है उसका लाभ ले पाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। देखिए दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ये आधिकारिक नाम है दोस्तों राजधानी का, श्रीलंका की राजधानी का आधिकारिक नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, जबकि श्रीवर्धनेपुरा कोटे को श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ये आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? देखिए पढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो क्या है दोस्तों भूटान की राष्ट्रीय भाषा? तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। क्या है? जोंगखा सो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? एक मिनट दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर एक और एक याद रखिएगा दोस्तों कि भूटान
भूटान की राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो जोंगखा है, जबकि अगर राजधानी की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू जो है सो भूटान की राजधानी है। वहीं इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो है निगुल, क्या है, निगुल ट्रम है। क्या है, निगुल ट्रम, इसकी जो सो मुद्रा है निगुल ट्रम। ठीक है, निगुल ट्रम। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये याद रखने वाली तथ्य है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता? फिर से एक बार पढ़ लीजिए, क्या है, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता है? किसने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस समय कप्तान जो है यश धुल की अगुवाई में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एटिंगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार यह खिताब जीता था दोस्तों। ठीक है, 4 विकेट से हराकर 5वीं बार यह खिताब जीता था, तो याद रखिएगा ये। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आइए ये पढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरनाज कौर संधू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो, मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? यह आपका झारखंड जीके में भी आ सकता है और आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके में भी दिया हुआ है। हो, मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये किस भाषा समूह से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रिक समूह से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में लगभग जो है 0.6% भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की है, जिसमें कि संथाली, हो, मुंडारी और आपका खाबी एक प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोएडा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नोएडा आता है, जहाँ की निर्माणाधीन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। और इसका शिलान्यास दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इनका शिलान्यास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति जो है बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान का प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ होता है बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा सुमेलित है दोस्तों, उसको जो है वही आंसर होगा। तो आंसर है दोस्तों आपका समझे सिराज असीफ, तारिक ए फिरोज शाही, यही जो है ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? फिर से पढ़ते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी महाराज के शासनकाल में
जो मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान जो है के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था दोस्तों, जिसमें पेशवा, आत्मज, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित, राव और न्यायाधीश शामिल थे। तो ये देखिएगा 8 जो सो उस समय ये किया गया था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। दोस्तों आनंद मठ जो है किनकी रचना है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे बंगाली देशभक्ति में बाइबल भी कहा जाता है, इसे बंगाली देशभक्ति में बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे ही। इन्होंने जो है 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। किसमें, मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12वां का सागा दिवस, जो प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार में से एक है। यह जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों इसे जो है ट्रिपल धन्य महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल धन्य महोत्सव, धन्य महोत्सव भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव भी कहा जाता है, और ये दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश देश के बीच फैला हुआ है। तो किसके बीच फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करिए कि आपका कितना इसमें मार्क्स बन रहा है, ताकि आप एक दूसरे से आकलन कर पाएँ कि आपका कितना जो है अभी आ रहा है, और आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहते हैं। क्या दोस्तों, लिम्नोलॉजी जो है झीलों के अध्ययन को कहते हैं। इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियों और आर्द्र भूमि का अध्ययन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है का स्रोत भारत से बाहर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये नदी जो है तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है। क्या, चेमायुंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है, और जबकि ब्यास, रावी तथा झेलम नदी का उद्गम स्रोत भारत में ही है। कहाँ पे, भारत में ही है। झेलम, ठीक है, रावी और ब्यास का जो है उद्गम स्रोत जो है
ये तीनों का उद्गम स्रोत जो है भारत में ही है दोस्तों, ठीक है। जबकि ब्रह्मपुत्र का जो है ये तिब्बत में चेमायोंग हिमानी के पास से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। आइए झूम कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है दोस्तों, ये जो है मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों जगहों पे झूम कृषि जो है अभी भी प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों झूम कृषि जिसको कि स्थानांतरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काट कर, जलाकर एवं साफ कर की जाती है। यह कृषि पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है और ये तुम्मलपल्ले आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, तो इसका आंसर है 2005। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर अवस्थित है, किस पद्धति पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए एक बार जरूर बना के जाइए। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो सबसे पहले दोस्तों सेज की अवधारणा जो है वो भारत में ही शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेज जो है विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों जहाँ से व्यापार जो है आर्थिक क्रियाकलापों, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करता है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज जो है कि अवधारणा पहले भारत में शुरू की गई थी, और सेज विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल पाए और हमें भी जो है अच्छा लगे, मोटिवेट हो जाए हम लोग और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है कि विदेश में क्या है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, पाटना कहते हैं यानी कि डंपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट अगर करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पे अभी आपकी तैयारी है और आपको कितना ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों तो आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप औरों से कितने ज़्यादा अच्छे हैं या फिर और आपको कितना ज़्यादा करना चाहिए। तो कमेंट सभी लोग करिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
आइए ये पढ़ते नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था। तो कौन सी अवधि को माना गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 और 69, यानी कि 66 से 69। देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, 9 को उल्टा तरीके से मान के चलिए, या फिर 3 को 6 ऐसे करके ले लीजिए, और एक 9 को यानी एक 6 को उल्टा करके, ऐसा याद रख सकते हैं दोस्तों। बाकी आप आप जो है सो इसके जो ईयर है यानी कि वर्ष है, उस वर्ष को ही याद रखिए। 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश जो है माना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बार बार रिपीटेड होता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और तो लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी को जो है सो सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है पढ़िए। भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वहीं हम लोग जो है थोड़ा बात कर ले दोस्तों, कि कमेंट अगर करने से हमारा भी जो है सो मनोबल बढ़ता है दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विशेषाधिकार विवेकाधिकार, ठीक है, के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यही दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। किसके, 75 के तहत की जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस के तहत दिया गया दोस्तों, तो 73वें जो है अधिनियम द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग जो कि 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जबकि 74वें की बात करते हैं दोस्तों, तो 74वें संशोधन द्वारा भारत को 9A जोड़कर नगरपालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये किरण बेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में किरण बेदी की लगभग 5 वर्ष की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की ज़मीनी हकीकत पर आधारित है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है आपके लॉन टेनिस से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट है ये, तो इसकी जो है, और ये दोस्तों रोजर फेडरर की बात करते हैं अगर, तो ये जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जो है स्विस खिलाड़ी हैं। कहाँ के,
स्विस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है 20 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। क्या? 20 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है रोजर फेडरर यही हैं और ये 103 ATP एकल का खिताब भी इन्होंने जीता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1952 में हुई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को हुई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है झारखंड भारत के? तो झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है और ये झारखंड जीके का भी क्वेश्चन है। तो हमने आज 30 क्वेश्चनों को जो है कंप्लीट किया है दोस्तों स्टैटिक जीके का, यानी कि सामान्य अध्ययन का। और हम लोग हर एक बार की तरह झारखंड जीके को भी हम लोग देख रहे हैं और आपका कंप्यूटर को भी देख रहे हैं, साथ ही जो है कंप्यूटर को भी देख रहे हैं, साथ ही आपके जो है क्या बोलते हैं साइंस को भी हम लोग देख रहे हैं और झारखंड जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी अब हम लोग देखने लगे हैं। यानी कि चारों तरफ से दोस्तों हम लोग जो है मेहनत करने की तैयारी कर रहे हैं। बस आपका जो है सो साथ चाहिए और आप कंटिन्यू लगातार बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप तक अच्छे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और लाइक करवाइए ताकि हमारा भी जो है सो कुछ हमें भी अच्छा लगे और उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिल पाए। और सामान्य विज्ञान के जो है सो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, या तो सामान्य विज्ञान या कंप्यूटर के, उसको भी देखना ना भूलें। तो आपको कैसा लगा दोस्तों और आपका इस सेट में कितना मार्क्स आ रहा है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए ताकि आप जज कर पाएँ कि आप औरों की तुलना में आप किस जगह पे हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।